Have a good day, class 10 student. Today your economics chapter number first development and also your NCERT book page number 11. Now topic is public facilities. How is it that the average person in Maharashtra has more income than the average person in Kerala but lags behind in this crucial area? The reason is money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. आप लोग लास्ट डे इस वीडियो या पेज नंबर 10 में जो देखिए, महाराष्ट्र और केरला दोनों की जो एवरेज इनकम है, दोनों के एवरेज इनकम कितना है? महाराष्ट्र की एवरेज इनकम है 1,04,000 पर एनम पर ईयर और केरल के 88,500। तो इनकम के जो डिफरेंस है इसमें केरल आगे है, महाराष्ट्र आगे है और केरल पीछे है। बट अगर हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR देखेंगे तो उसमें महाराष्ट्र आगे है, केरल पीछे है। लेकिन मोर्टेलिटी रेट में पीछे रहना मतलब कम रहना, ये बहुत ही अच्छा सिंबल है, बहुत ही अच्छा साइनिंग है। तो इस हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि मनी इज इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लाइव वेल। तो अगर आपके पॉकेट में पैसा है, और पैसा रहने का मतलब ये नहीं है कि आप सारे सुख सुविधा या सारे आपकी ज़रूरत के सामान आप खरीद सकते हैं और आप अपने लाइफस्टाइल अच्छे से बिलोंग्स कर सकते हैं। सो income by itself is not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use. सुतरां सिर्फ इनकम करने से ही हमारा इकोनॉमिकल ग्रोथ या हमारे कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है ये हम नहीं कह सकते। इसके साथ साथ मटेरियल्स, गुड्स, सर्विस, ऑल ऑफ द थिंग्स आर एडुकेटली अवेलेबल होना चाहिए। For example, normally your money cannot buy you a pollution-free environment or ensure that you get unadulterated medicine. आपके पॉकेट में पैसा है, जेब में बहुत पैसा है, मेरे पास भी है, आप लोगों के पास, पापा मम्मी के पास भी है। बट क्या हम लोग इससे पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट परचेस कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं। क्या हम लोग ऐसा मेडिसिन परचेस कर सकते हैं जिसमें हमारा बुढ़ापा ना हो, हम लोग ना मरे? अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू ए कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज़ ऑल दिस थिंग्स। सो अगर आप ये कर सकते हैं तो आप अपना कम्युनिटी के छोड़ के उस जगह पे जा सकते हैं, बट हम लोग ये कर नहीं सकते। अगर आप लोग सोचेंगे अपने दिमाग से तो क्या पॉसिबल है ये? नॉट पॉसिबल। Money may also not be able to protect you from infectious disease unless the whole of your community take preventive step. तो पैसा रहने से ही ऐसा नहीं है कि जिसके पास पैसा है उसके पास उनको कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, उनका कोई डिजीज़ नहीं होता है। बट इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कम्युनिटी बेस वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या होल कम्युनिटी में प्रिवेंशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड दिस गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। सो हमारे लाइफस्टाइल्स के बिलोंग्स करना या डेवलप करने या किसी भी कंट्री का डेवलप सिर्फ पैसा, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम या अर्निंग मनी से ही नहीं होता है। चीपेस्ट वे में मतलब सब कम खर्चे में कैसे गुड सर्विस सभी को प्रोवाइड किया जाए ये देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट थिंक, विल इट बी चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी मैन? एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग कहें कि मान लिया जाए आप लोगों के एरिया, चाहे मेरे एरिया हो या आप लोगों जिस एरिया में रह रहे हैं, मान लो 50 हाउस है, 50 घर है, तो 50 घरों के सिक्योरिटी के लिए हम लोग सभी ने क्या किए? एक एक सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए। कितना सिक्योरिटी गार्ड हुआ? 50।
तो 50 सिक्योरिटी गार्ड आपस में अपने अपने घर को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। बट इसी जगह पे अगर चीपेस्ट वे मीन्स अगर हम लोग 10 पीपल को कलेक्ट क्यूमुलेटिवली एकजुट किए और हमारे एरिया पूरे एरिया को देखभाल करने के लिए या सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए उन लोगों को नौकरी पे रखा गया, तो क्या होगा, इसमें हमें 40% का जो एक्सपेंसेस है, सैलरी एक्सपेंसेस है या वेजेस का एक्सपेंसेस है, उसको हम लोग कम कर सकते हैं और इसी के चलते पूरे एरिया को भी हम लोग कवर अप कर सकते हैं। बट जब हम लोग इंडिविजुअली काम करेंगे, ये भी हो सकता है कि 2 घरों में 10 परिवार में 50 परिवार में से 10 परिवार को सिक्योरिटी रखने के लिए उतना सोर्स ऑफ इनकम या उतना मनी नहीं है इसमें, या उनका वो खर्चा बेयर नहीं कर पाएंगे। So that's why what if no one other than you in your village or locality is interested in studying? मान लिया जाए और एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको छोड़ के आपके लोकेलिटी में कोई भी पढ़ाई लिखाई करने में इंटरेस्ट नहीं है, वुड यू बी एबल टू स्टडी? क्या आप भी स्टडी करने के एबल होंगे, सक्षम होंगे? जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि देखिए बच्चे को बाहर या अपने मोहल्ले में जो लुच्चे लफंगे इस टाइप के बच्चे होते हैं, उन लोगों के साथ ज़्यादा मिलने जुलने मत दीजिए, या जो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं उन लोगों से, उस बच्चों से मिलने मत दीजिए। क्यों? इसका रीज़न ये है कि बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जब देखते हैं हमारे पड़ोस में 50 बच्चे घूम रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, वो लोग पूरा दिन भर टहल रहा है, घूम रहा है, उल्टी सीधी मतलब हरकतों में रॉन्ग एक्टिविटीज़ के साथ इन्वॉल्व है, तब उस टाइम क्या होगा, चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग होंगे, तो आप लोगों का माइंड एक डाइवर्ट होगा कि हम ही लोग घर पे बंदी होकर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और बाकी देखो कितना मज़े से अपना ज़िंदगी जी रहे। एक मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे हम लोग। नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू टू सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर। ये भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या कोई भी हो, आपके एरिया के कोई भी पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में का जो खर्चा है वो बेयर नहीं कर पा रहे हैं। इसके सिलसिले में जैसे ऐसा होता है कि देखा जाता है, अभी एक ट्रेंड है ना कि उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, वेल ड्रेसअप करके सज धज के जा रहे हैं। मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में एक फटा हुआ कपड़ा या थैली लेके या चप्पल पहन के चले जा रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि मेरे बच्चे लोग भी चाहते हैं, जैसे डिमांड फुलफिल नहीं हो पाता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके लिए। सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी because many other children also want to study, and because many people believe that the government should open school and provide other facilities so that all children have a chance to study. तो सभी बाकी जो लोग जिसके पास इकोनॉमिकल कंडीशन उतना अच्छा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेजे, वो लोग ये सोचेंगे कि अगर मेरे बच्चे भी पढ़ पाता, अगर सरकार ने मेरे बच्चे भी पढ़ पाते, अगर सरकार ने कुछ गवर्नमेंट स्कूल या हमारे बच्चे की पढ़ाई करने के लिए कुछ अच्छा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते तो हमारे बच्चे भी पढ़ पाते। इवन नाउ इन मैनी एरियाज चिल्ड्रेन particularly गर्ल्स आर नॉट एबल टू अचीव सेकेंडरी लेवल स्कूलिंग बिकॉज गवर्नमेंट एंड सोसाइटी हैज़ नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटी। तो क्या है, ऐसे बहुत सारे रूरल एरिया है। आप लोग अपने बारे में मत सोचिए, अभी भी इंडिया में, हमारे देश में भी बहुत सारे रूरल एरिया है जहाँ पर हाई स्कूल नहीं है, प्राइमरी स्कूल तक ही सीमित है, या तो फिर वहाँ के गर्ल्स लोग बहुत दूरी में स्कूल होने की वजह से गवर्नमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। इसी की वजह से बहुत ही गर्ल्स चिल्ड्रेन जो है पर्टिकुलरली वो लोग हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी लेवल में एजुकेशन फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाते हैं। नाउ पेज नंबर 12, केरला हैज़ ए लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट because it has adequate provisions of basic health and educational facilities। अभी देखा जाएगा कि आप लोग प्रीवियस चार्ट टेबल नंबर 1.4 में क्या देखें ना, मोर्टालिटी रेट के तौर पे केरल का ग्रोथ जो है, केरल का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही हाई लेवल के हैं।
जबकि महाराष्ट्र में मोर्टेलिटी रेट या बिहार के मोर्टेलिटी रेट उस केरल से डबल या 4 गुना, नियर अबाउट 4 टाइम्स ज़्यादा है। इसका कारण क्या है? ना एडुकेट प्रोविजन इन बेसिक हेल्थ फैसिलिटी एंड कॉमन पीपल का एजुकेशनल फैसिलिटीज़ या एडुकेटेड कॉमन पीपल होने की वजह से केरल में मोर्टेलिटी डेथ रेशियो जो है बहुत ही कम है। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS functions well. Health and nutrition status of people of such state is certainly likely to be better. Public distribution system PDS means गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के जरिए कॉमन पीपल या पुअर पीपलों को जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है या रेशनिंग सिस्टम है, कुछ स्टेट में या कुछ एरिया में ये बहुत ही बेटर तरीके से गवर्नमेंट से ये काम हो रहा है, कुछ एरिया में अच्छा काम नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, जब खाना अच्छे ढंग से नहीं मिलेगा तो प्रॉपर न्यूट्रिशंस बच्चे को नहीं मिलेगा तो उसका हेल्थ डिटोरिएट होगा, वो इन्फेक्टेड होंगे, अफेक्टेड होंगे वेरियस टाइप ऑफ डिजीज़ में, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा होने लगेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट you have seen some activities 2 and 3 you people do it's your own self. And before I start chapter page number 14, let's look at the table number of 1.6. यहाँ पर टेबल नंबर 1.6 में 2013 के बेस के ऊपर अकॉर्डिंग टू 2013 इंडिया एंड इंडियाज नेबरिंग कंट्री के कुछ डेटा प्रोवाइड किया गया है ग्रॉस इनकम के ऊपर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ रेशियो, लिटरेसी रेशियो और HDI रैंक। इस हिसाब से कुछ टेबल है जिसमें श्रीलंका का ग्रॉस इनकम दिया हुआ है, बर्थ रेशियो, लिटरेसी रेशियो एंड रैंक प्रोवाइड किया गया है। HDI का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसीलिए आप लोगों को इसके फुल फॉर्म या इस सारे चीज़ों के ऊपर या सारे बुक्स को बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इस बार आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा MCQ के ऊपर बेस करते हुए ही क्वेश्चन आएगा। तो HDI का फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट पेज नंबर 14. Is not it surprising that a small country in our neighborhood, Sri Lanka, is much ahead of India in every respect, and a big country like ours has such a low rank in the world? क्या आप लोग सरप्राइज नहीं हो रहे हैं जब वो टेबल नंबर 1.6 आपको दिख रहे हैं? हमारी नेबरिंग कंट्री जो क्या है, श्रीलंका है, जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि श्रीलंका का ग्रॉस इनकम इंडिया से ज़्यादा है, जबकि बहुत ही एरिया में लोकेशन वाइज या पॉपुलेशन वाइज हर तरीके से श्रीलंका इंडिया अगर हम लोग अपने नज़रिए से ये टेबल को नहीं देखेंगे तो अपने नज़रिए से देखेंगे तो श्रीलंका को बहुत ही पुअर कंट्री या बहुत छोटा कंट्री, ये क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, ये सब बारे में हम लोग बहुत सारे कुछ सोचेंगे। लेकिन ये टेबल जब सामने आया, आप लोग देखिए और जस्ट थिंक अबाउट इट कि इंडिया का जो ग्रॉस इनकम है 5,150 रुपीज़, जबकि श्रीलंका का 9,250, नियर अबाउट डबल। इंडिया का जो बर्थ रेशियो है 66.4, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कितने लोग मर जाते हैं जन्म लेने के बाद, या मोर्टेलिटी रेट इंडिया का 66.4 और जिंदा रहने का रेशियो है बच्चों का, और जबकि श्रीलंका में 74.3। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया से बेटर है श्रीलंका में। लिटरेसी रेट इंडिया का 62.8, श्रीलंका का 91.2। इस हिसाब से भी हम लोग देखेंगे तो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ श्रीलंका में इंडिया से ज़्यादा है। HDI रैंक में वर्ल्ड के 73 पोजीशन में श्रीलंका है और इंडिया जबकि है 135 पोजीशन में, नियर अबाउट डबल। तो हर जगह पे इंडिया बड़े कंट्री होने के बावजूद श्रीलंका से बहुत ही पीछे है।
Table 1.6 also shows that though Nepal has less than half the per capita income of India, yet it is not far behind India in life expectancy in literacy rate. और दूसरी तरफ अगर हम लोग टेबल में नेपाल के बारे में देखेंगे, नेपाल का और इंडिया का जो ग्रॉस नेशनल इनकम है ये नियर अबाउट हाफ से भी कम है। इंडिया के ग्रॉस इनकम के हाफ जो है उससे भी कम है। बट अगर हम लोग लिटरेसी रेशियो और लाइफ एक्सपेंसिव रेशियो देखेंगे तो नियर अबाउट इक्वल है। तो इसके चलते हमें क्या दिख रहा है, येट इट इज नॉट फॉर बिहाइंड इंडिया, मेनी इम्प्रूवमेंट हैव बीन suggested in calculating HDI and many new components have been added to the Human Development Report HDR। तो बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंक्लूड किया गया है जो एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाय प्रीफिक्सिंग ह्यूमन टू डेवलपमेंट it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizen on a country of a country। तो किसी भी देश के डेवलपमेंट हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमारे देश डेवलप हो रहा है, तरक्की कर रहा है, तो एक टेबल एक समराइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स को इंक्लूड करना पड़ता है और जिसके तभी जाके हम लोग कह सकते हैं कि हमारे देश के ईच एंड एवरी सिटीजन्स को क्या फैसिलिटीज़ मिल रहा है और ईच एंड एवरी सिटीजन का क्या डेवलपमेंट हो रहा है। और जब ईच एंड एवरी सिटीजन का डेवलपमेंट होगा तभी जाके एक कंट्री का भी डेवलपमेंट पॉसिबल है। इट इज़ पीपल देयर हेल्थ देयर वेलबींग्स दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हम लोग इसके जरिए क्या पढ़े, डेवलपमेंट के लिए सिर्फ सोर्स ऑफ इनकम या अर्निंग मनी इज नॉट ए फिक्स्ड वेट फॉर डेवलपमेंट। इसके साथ साथ हम लोगों को कॉमन पीपल का नीड्स, हेल्थ, एजुकेशन, मॉर्टलिटी रेट, ईच एंड एवरी थिंग्स इंक्लूडेड है एक कंट्री का डेवलपमेंट के लिए। डू यू थिंक देयर आर सर्टेन अदर एक्सेप्टेज दैट शुड बी कंसिडर्ड इन मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट? क्या आप सोच सकते हैं ऐसा बहुत सारी चीज़ और भी है जो ह्यूमन डेवलपमेंट में मेजरिंग किया जाता है। Sustainability of development. Suppose for the present that a particular country is quite developed। मान लिया जाए प्रेजेंट डे में कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री डेवलप कर रहा है या डेवलप हो चुका है। वी वुड सर्टेनली लाइक दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट टू गो अप फर्दर और एट लीस्ट बी मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो डेवलप होने के बाद भी ये भी ज़रूरी है कि आगे लेवल अप करना है कि उसको डेवलप कंट्री का मेंटेन करके फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको संरक्षण करना ज़रूरी है, मेंटेन करना ज़रूरी है। दिस इज ऑब्वियसली डिज़ायरेबल। हाउएवर सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable। लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century 20th century के सेकेंड हाफ में साइंटिस्ट लोग अनाउंस भी कर दिए हैं जो डेवलपमेंट हो रहा है और जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में डेवलपमेंट चल रहा है ये ज़्यादा दिन तक सस्टेनेबल ये टिकने वाला नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखा जाएगा तो ग्राउंड वाटर इन इंडिया, recent events suggested that the groundwater is under serious threat of overuses in many parts of the country। रिसेंटली एक सर्वे के बाद सजेस्ट किया गया है कि देश के बहुत सारे एरिया ऐसा है जहाँ पे ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन बहुत ही बुरे तरीके से हो रहा है या ओवर यूज़ हो रहा है। About 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during the past 20 years। नियर अबाउट 300 डिस्ट्रिक्ट में हमारे देश का ही 300 डिस्ट्रिक्ट के जो वाटर लेवल है 20 साल में 4 मीटर से भी ज़्यादा कम हो चुका है। नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटर रिजर्व्स।
देश के नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री, देश के 1/3 एरिया के लोग ग्राउंड वाटर का जो रिजर्वेशन है उसका ओवर यूज़ कर रहे हैं। इन अनदर 25 ईयर 60% ऑफ द कंट्री वुड बी डूइंग द सेम इफ़ द प्रेजेंट वे ऑफ यूजिंग दिस रिसोर्सेज कंटिन्यूज। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले 25 साल में ये 60% हो जाएगा रेशियो। ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज particularly फाउंड इन द एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस रीजन ऑफ पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी। ग्राउंड वाटर जो मिसयूज़ हो रहा है या ओवर यूज़ हो रहा है, ये पार्टिकुलरली ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे रहा है पंजाब और उत्तर प्रदेश के पश्चिम दिशा में, जहाँ पर एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर का मिसयूज़ किया जा रहा है। हार्ड रॉक प्लेट्यू एरिया ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, सम कोस्टल एरिया एंड द रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट। नॉट ओनली उत्तर प्रदेश, नॉट ओनली पंजाब हरियाणा, इसके साथ साथ सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया के भी प्लेट्यू एरिया और कोस्टल एरिया में भी रैपिडली या अर्बन एरिया में भी वाटर का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गया है। ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यू पीपल ऑल आर नो दैट कि ग्राउंड वाटर क्लास 8-9 में भी आप लोग पढ़े हैं कि ग्राउंड वाटर ऑब्वियसली एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज के तौर पे जाना जाता है, बट दिस रिसोर्सेज आर रिप्लेसेबल बाय नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप एंड प्लांट्स। बट ये रिसोर्स जो है ये नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि रेनी सीजन आएगा, बारिश होगा, क्रॉप्स या प्लांटेशंस के बाद जो पानी धीरे धीरे मिट्टी के नीचे जाएगा तब ना होगा। हाउएवर इवन दिस रिसोर्सेज मे बी ओवर यूज्ड। अगर इस रिसोर्स को ओवर यूज करते रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, इफ वी यूज मोर देन what is being replenishable by rain, then we would be overuse these resources। मान लिया जाए फॉर एग्जांपल के तौर पे ग्राउंड वाटर हम लोग बारिश हो रहा है तब भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे रेनी सीजन अभी चल रहा है, आप लोग देखेंगे बारिश ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, तो इसके लिए इरिगेशन सिस्टम का रेगुलेशन रखने के लिए क्या किया जा रहा है ना, ट्यूबवेल या सबमर्सल या डिप ट्यूबवेल से क्या किया जा रहा है, सिंचाई का इरिगेशन सिस्टम कंटिन्यूएशन किया जा रहा है। बट जब बारिश बहुत ज़्यादा होगा, क्या वो वाटर हम लोग मिट्टी के नीचे तक पूरा पहुंच जाएगा? जो हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं या इरिगेशन सिस्टम करने के टाइम जो वाटर ग्राउंड वाटर लेवल वाटर हम लोग उठा रहे हैं उसका प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है? वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा राफ यूज़ भी होता है। इफ़ वी यूज़ मोर देन ओवर यूज़ हो रहा है, तो इस जो ग्राउंड वाटर रिसोर्स है ये धीरे धीरे कम हो रहा है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज which will get executed after a year। We all know that non-renewable resources are those which will get executed after years of use। जब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, जो रिसोर्सेज यूज़ करने के बाद और दोबारा उसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो वैसे ही वी हैव ए फिक्स्ड स्टॉक ऑन अर्थ विच कैन नॉट बी रिप्लेसेबल। हमारे पास भी, हमारे पृथ्वी में भी कुछ स्टॉक जो है फिक्स्ड है, लाइक माइन, पेट्रोलियम, डीजल या मतलब माइन ऑयल या कोल, इस तरीके का जो रिसोर्स या ग्राउंड वाटर, ये सब रिसोर्सेज जो है ये एक फिक्स्ड रिसोर्स है जो धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है, जो रिप्लेस नहीं हो सकता है। अगर होगा भी ये हज़ारों साल टाइम लग जाएगा। We do discover new resources that we did not know of earlier। हम लोग दिन ब दिन नया रिसोर्स को डिस्कवर कर रहे हैं, बट ये नहीं जानते हैं कि कितना दिन हम लोग ये स्टॉक को मेंटेन करते चलेंगे। However, over time even this will get executed। Consequence of environmental degradation do not respect national or state boundaries। This issues is no longer region of nation specific। तो ये जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन चल रहा है ये सिर्फ कोई भी स्टेट या कोई भी पर्टिकुलर रीजन या कोई भी स्पेसिफिक नेशन के ऊपर नहीं है, ये टू होल ऑफ द वर्ल्ड इसका सफरिंग हो रहा है। आवर फ्यूचर इज लिंक्ड
together sustainable of development is comparatively a new area of knowledge in which scientists, economists, philosophers and other social scientists are working together. तो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है, इस फ्यूचर जनरेशन के लिए हम लोगों का जो रिसोर्सेस है सिर्फ डेवलपमेंट करके हम लोग अभी डिस्ट्रॉय कर देंगे, हम लोग जी लेंगे अच्छे से, ये कम पॉसिबल नहीं होता है। फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सोचना चाहिए और उसको सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना चाहिए। और इस काम में नॉट ओनली साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसोफर एंड अदर सोशल साइंटिस्ट लोग, ये लोग तो काम ही कर रहे हैं एकजुट होकर, उसके साथ साथ हम लोग कॉमन पीपल को भी नॉलेज और एरिया के नॉलेज होना चाहिए। हम लोग भी आपस में एक मेंटेन करना ज़रूरी होता है कि कैसे इसको यूटिलाइज किया जाए। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज पेरेनियल at all times. As a member of society and as individual, we need to ask where we want to go, what we wish to become and what our goals are. So the debate on developments continue. तो डेवलपमेंट का जो डिबेट्स है ये ऑब्वियसली कंटिन्यूएशन चलेगा। इसका रीज़न ये है ईच एंड सोसाइटी के ईच एंड एवरी मेंबर्स, इन लोगों का अलग अलग नीड्स है, अलग गोल्स हैं एंड ऑल्सो अलग अलग विशेज़ हैं। दे आर थिंग्स दैट कि जैसे सभी लोगों का, मैं चाहे एक रूरल एरिया के लोग, वो लोग सोचते हैं कि शहरों के लोग जो रहते हैं वो लोग बहुत ही डेवलप हैं, बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं, तो हम लोग भी शहर में जाके अगर रह पाते। अभी शहर के लोग सोच रहे हैं कि इतने पोल्यूशन एरिया में रहने से अच्छा है गाँव के लोग जहाँ पे रह रहे हैं नेचुरल कैलेमिटीज़ के अंदर, या नेचुरल सब कुछ आसानी से मिल रहा है और फ्रेश एयर, फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश वेदर, तो इस जगह पे जाके रहे। तो ईच एंड एवरी पीपल का अलग अलग डिमांड है। सो इसी को देखते हुए डेवलपमेंट और के ऊपर जो डिबेट है ये आई डोंट थिंक एंड आई थिंक यू पीपल भी एग्री विथ मी कि ये कभी एंड होगा इसका, बट इस चैप्टर एंड हो गया है। सो टुमारो आई विल सेंड यू द exercise, short question and also extra questions out of NCERT exercise. Okay, have a good day and goodbye.